रतन अपनी रिक्शा लेकर बाजार की सड़क पर खड़ा है। इस गांव में वही अकेला रिक्शा चलाता है, लेकिन आजकल कोई रिक्शे में चढ़ना नहीं चाहता। चढ़े भी तो सबको अपने मंजिल पर पहुंचने में देर हो जाती है। रतन की बरसों से ख्वाहिश है कि वह एक मोटर वैन खरीदे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। दिन भर में गिने चुने सवारी ही मिलती है। रतन अभी उदास होकर खड़ा है। बाजार खुलने के समय से ही वह रिक्शा लेकर खड़ा है, लेकिन अब तो शाम होने को आई और आज उसकी किस्मत में एक भी सवारी नहीं आई। थोड़ी देर बाद रतन झुंझलाकर एक बीड़ी जलाता है। ए छोकरा, जगर मोड़ तक जाना है, चलेगा क्या? रतन देखता है थाने के बड़े बाबू आए हैं। वह चौंक कर हाथ से बीड़ी फेंक देता है। हाँ हाँ बड़े बाबू, आप माफ कीजिए, मैं ध्यान नहीं दिया। अरे इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? मैं कोई भूत या राक्षस हूं? और हाँ, अब मैं रिटायर्ड हो गया हूं। अब मुझे बड़े बाबू मत कहो, काका कहकर बुलाओ, समझे? हाँ हाँ बड़े बाबू, ठीक है। हाँ, अब बताओ, जगर मोड़ तक ले चलोगे? मुझे थोड़ी जल्दी है बेटा। हाँ हाँ जरूर। अरे साहब, मैं जगर मोड़ जा रहा हूँ। मेरी मोटर वैन है, मेरे साथ आइए, जल्दी पहुंचा दूंगा। रिटायर्ड ऑफिसर अनंत बाबू देखते हैं एक मोटर वैन वाला उन्हें बुला रहा है। दूर से देखकर अनंत बाबू को कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। जिज्ञासावश वे उस व्यक्ति के पास बढ़ते हैं। अरे रतन, तू जरा रुक, मैं अभी आता हूं। रतन कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही अनंत बाबू उस व्यक्ति की ओर बढ़ जाते हैं। उस व्यक्ति के पास जाते ही अनंत बाबू उसे पहचान जाते हैं। अरे ये तो शैलेन डकैत है। अरे सर, आप मुझे पहचान रहे हैं क्या? मैं हूँ शैलेन। हाँ, तुझे भला कौन नहीं पहचानता, लेकिन तू इतने सालों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर कहां छिपा था? अरे सर, अब उन बातों से मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं अब सुधर गया हूँ। देखिए, वैन चला रहा हूँ। अगर आप मुझे माफ कर दें तो मैं बहुत खुश होऊंगा। कभी आपको खूब दौड़ाया था, माफ कर दीजिए सर। अरे मैं कौन होता हूं माफ करने वाला? कानून की नजर में तू अब भी मुजरिम है। देख बेटा, पुलिस के पास सरेंडर कर। मैं बात करके तेरी सजा कम करवा दूंगा, और तू सही में अगर सुधर गया है तो मैं तुझे मदद करने से पीछे नहीं हटूंगा। समझा क्या? ठीक है सर। और हाँ, आप जगर मोड़ जाना चाह रहे थे ना? चलिए मैं छोड़ देता हूँ, किराया नहीं लूंगा। सच में? अच्छा चलो, तू जरा रुक, रतन को बता दूं एक बार। अरे बेटा रतन, मैं इस शैलेन की वैन से जा रहा हूं, ठीक है? शाम हो गई है, घर जल्दी पहुंचना है, बुरा मत मानना बेटा। रतन निराशा भरी सांस लेता है। हाँ हाँ ठीक है बड़े बाबू, कोई बात नहीं। शैलेन वैन चलाकर निकल जाता है। रतन बिना किसी और सवारी का इंतजार किए परेश की चाय की दुकान की तरफ चल पड़ता है। बसंत की इस झुलसा देने वाली गर्मी में कोई भी अपने घरों में टिक नहीं पा रहा। शाम को भी एक घुटन भरी उमस छाई हुई है। इस घुटन भरी गर्मी के बीच भी मझले पाड़े के कुछ लोग अपनी शाम की चाय की महफिल को बनाए रखे हुए हैं। गर्मी में भी चाय। दरअसल चाय पीना उनके लिए एक नशा बन गया है। थोड़ी देर बाद रतन चाय की दुकान पर पहुंचता है। सुदर्शन बूढ़ा और प्रशांत अपनी रोज की जिंदगी में घटी कुछ घटनाओं को लेकर आपस में बात कर रहे हैं।
लेकिन चाय की इस महफिल में रतन चुपचाप बैठा है, जैसे किसी सोच में डूबा हुआ हो। चाय वाले दुकानदार की नजर उस पर जाती है। अरे रतन दा, आज आप कुछ बोल ही नहीं रहे, क्या सोच में पड़े हुए हैं? जरा हमें भी बताइए। रतन किसी और ही सोच में डूबा था। परेश की बात सुनकर थोड़ा चौंक कर उठ बैठा। हाँ, अरे नहीं, कुछ नहीं, यूं ही। क्या कह रहे हो? जब से तुम आए हो मैं देख रहा हूं तुम बस कुछ ना कुछ सोचते ही जा रहे हो। और अब कह रहे हो यूं ही। अब सुदर्शन बूढ़े ने भी रतन के हाव भाव पर ध्यान दिया। सच मेरे रतन, तुझे देख के लग रहा है तू बड़ा उदास है। क्या बात है? मत पूछो काका, अब लोग रिक्शा में बैठना ही नहीं चाहते। सबको जैसे बड़ी जल्दी लगी होती है। दिन में मुश्किल से 1-2 सवारी मिलती है, लेकिन वो भी लोगों को रास नहीं आ रहा। क्या कह रहा है रे? जरा साफ साफ बता तो बेटा, किसको रास नहीं आ रहा? अभी की ही बात है काका। मैं बाजार में रिक्शा लेकर खड़ा था, बहुत देर से खड़ा था। फिर आई थाना के बड़े बाबू, जो अब रिटायर हो गए हैं। हाँ, अब बताओ, जगर मोड़ तक ले चलोगे? मुझे थोड़ी जल्दी है बेटा। अरे साहब, मैं जगर मोड़ जा रहा हूँ, मेरी मोटर वैन है, मेरे साथ आइए, जल्दी पहुँचा दूंगा। शैलेन वैन चलाकर निकल जाता है। रतन कुछ कहने ही वाला था। काका, ये कोई तरीका है क्या? पहले बड़े बाबू मेरे पास आए और मैं तैयार भी था, लेकिन वो मेरा पैसेंजर खींच ले गया अपनी मोटर वैन दिखाकर। अगर ऐसे करेगा काका, तो मेरा घर कैसे चलेगा? मेरे घर में बीवी बच्चे हैं, वो भूख से मर जाएंगे। और मुझे कोई दूसरा काम भी नहीं आता जिसे करके अपने परिवार का पेट चलाऊंगा। अब आप ही कोई उपाय बताओ काका। सुदर्शन बूढ़ा थोड़ी देर चुप रहता है। दरअसल इस मझले पाड़े में सब शैलेन से थोड़ा कतराते हैं, कह सकते हैं डरते हैं उससे, क्योंकि वो एक समय डाकू था। एक बार डकैती के समय शैलेन पुलिस के हाथों पकड़ा गया, लेकिन शैलेन भाग निकला। फिर उसका कुछ पता नहीं चला। करीब 1 साल गायब रहने के बाद वह फिर इस गांव में आ गया है। क्या कहूं बेटा, तू जानता है ना वो कैसा है। उससे तो बात करने में भी डर लगता है। लेकिन क्या बड़े बाबू ने शैलेन को पहचाना नहीं? अरे क्या कह रहे हो? बड़े बाबू शैलेन को नहीं पहचानेंगे? याद नहीं है आपको शैलेन के गैंग को कैसे पकड़वाया था बड़े बाबू ने? शैलेन तो भाग निकला था, लेकिन बड़े बाबू का दिया एक जख्म आज भी शैलेन के सिर पर निशान बनकर है। वो बड़े बाबू भूल सकते हैं शैलेन डकैत को? तो फिर बड़े बाबू ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले करने के बजाय उसकी वैन में चढ़ने का फैसला क्यों किया? अरे मेरे कानों में कुछ अस्पष्ट सी बातें आई थीं। शैलेन कह रहा था कि वो अब अच्छा इंसान बन गया है, अब बुरे काम नहीं करेगा। शायद ये सुनकर बड़े बाबू का दिल पिघल गया। बड़े लोगों की बड़ी बात, क्या कहें। तुम नहीं जानते क्या वो शैलेन किस मिट्टी का बना है? मैंने सुना है शैलेन बड़े बाबू से भागकर बेगो गांव में छिपा था। इतनी दूर के गांव में जाकर उसने छुपकर दिन बिताए, और जैसे ही बड़े बाबू रिटायर हुए वो फिर से इस गांव में आ धमका। क्या मकसद है उसका, ये कौन नहीं समझता। सुदर्शन बूढ़े की बात खत्म होते ही परेश की नजर सामने सड़क के पार थोड़ी दूर एक परछाई की तरफ गई। उसे लगा वहां एक भारी भरकम आदमी खड़ा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी उनकी तरफ ही देख रहा हो। काका, वो देख रहे हो? वहां शेड के अंदर एक आदमी है, अजीब तरीके से इधर उधर हिल रहा है। सब लोग उस दिशा में देखने लगे। वाकई में एक विशाल शरीर वाला आदमी उस शेड के अंदर खड़ा था,
ये सब ने साफ देखा। लग रहा है जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा है। उसी वक्त शैलेन अपनी मोटर वैन चलाते हुए चाय की दुकान के सामने आकर रुकता है। हड़बड़ाया हुआ शैलेन दुकान के अंदर घुस जाता है। अरे परेश, एक कप चाय दे तो जरा। सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। शैलेन के सिर के कटे हिस्से को जैसे सभी मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उससे बात करने की। क्या हुआ काका? क्या मैं कोई औरत जैसा लग रहा हूँ जो इस तरह सब घूर रहे हो? सुदर्शन बूढ़ा चेहरे का रुख मोड़ लेता है, आंखें फेर लेता है। उसी वक्त सड़क के पार शेड में खड़ा वो आदमी चाय की दुकान की ओर बढ़ता है। उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। इस चिपचिपी गर्मी में भी वो आदमी सिर से पांव तक चादर में लिपटा हुआ है। उसका चेहरा भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। आधा चेहरा चादर से ढका हुआ है। ए लड़के, जगर मोड़ जाना है, बहुत जल्दी है, चलेगा क्या? अरे ना ना, मैं तो अभी अभी उधर से ही आया हूँ, अब और नहीं जाऊंगा। चिंता मत कर, अच्छा किराया मिलेगा अगर पहुंचा दिया तो। अरे बोला ना नहीं जाऊंगा, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो आप? वो आदमी चुपचाप वहीं खड़ा रह गया। ये देखकर सुदर्शन बूढ़ा रतन की ओर इशारा करता है। ए रतन, लगता है उसे बहुत जल्दी है। शैलेन तो मना कर ही रहा है। तू ही उसे अपनी रिक्शा में झगर मोड़ तक छोड़ दे। डबल किराया देगा। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। ठीक है काका, आइए मैं पहुंचा देता हूँ। आइए मेरे रिक्शे में बैठ जाइए। ये मेरा पैसेंजर है और तू इसे लेकर जाएगा? बड़ी हिम्मत है तेरी, देखता हूँ कैसे ले जाता है। रतन डर के मारे रुक जाता है। देख शैलेन, तू ही तो बोला कि तू नहीं जाएगा। रतन जाना चाहता है, इसमें दिक्कत क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा। सुन बूढ़े, मेरे मामले में ज्यादा मत बोल। और रतन, तुझे बहुत शौक है ना पैसेंजर उठाने का? ले जा उसे, अब कुछ नहीं बोलूंगा। ले जा, पहुंचा दे इसे, पहुंचा दे। जा रतन, डर मत, हम सब हैं यहाँ। जल्दी कर, आदमी को बहुत जल्दी है। काका की बात सुनते ही रतन को थोड़ी हिम्मत मिली। ठीक है मियाँ, आइए मेरे रिक्शा पर आकर बैठिए। रतन रिक्शा चलाने लगा, लेकिन शैलेन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आज रतन का काम तमाम हो जाएगा। समझा परेश? जैसे शैलेन बोल के गया, कहीं ये कुछ कर न दे रतन को। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तू चलेगा क्या इनके पीछे पीछे? चलो काका, अगर आज ये कुछ ऊट पटांग करेगा तो उसका हिसाब आज हम ही कर देंगे। रतन तेजी से पैडल मारता हुआ काफी दूर निकल चुका था। रिक्शे में वो आदमी बिल्कुल चुपचाप बैठा था। उसमें कोई हलचल नहीं थी। सन्नाटा तोड़ते हुए रतन बोल उठा, काका, इस गर्मी में भी आप चादर लपेटे बैठे हैं, आपको गर्मी नहीं लग रही? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। रतन को थोड़ा बेचैनी महसूस होने लगा। अचानक शैलेन की वैन आकर रतन के रिक्शे के पास रुक गई।
डर के मारे रतन के रोंगटे खड़े हो गए। बहुत उड़ रहा है तू रतन, आज तेरा घमंड तोड़ दूंगा मैं। अभी अभी एक का हिसाब किया है, अब तेरी बारी है। शैलेन एक छुरी निकालता है, फिर धीरे धीरे रतन की ओर बढ़ने लगता है। रतन समझ नहीं पा रहा कि वह करे क्या। वो जैसे पत्थर बनकर जम गया। फिर अचानक तेज हवाएं चलने लगी, बहुत ही जोर की हवाएं। रिक्शा से उतरकर वो रहस्यमय आदमी अब खड़ा हो गया था। चादर में निपटा हुआ वो आदमी तेज आवाज में बोल उठा, क्या रे शैलेन, मुझे मारकर चैन नहीं मिला, अब रतन को मारेगा? कौन कौन है तू? मजाक कर रहा है क्या मुझसे? मेरे पास छुरी है, खबरदार अगर आगे बढ़ा तो। तभी तेज हवा चलती है और शरीर से चादर उड़ जाती है। इस आदमी को देखकर शैलेन चौंक गया। सामने खड़े थे रिटायर्ड ऑफिसर अनंत बाबू। पूरा शरीर सफेद, गर्दन पर जमी हुई खून की परत। उनके पांव जमीन पर नहीं थे, पूरा शरीर हवा में तैर रहा था। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कौन हो तुम? पहचाना नहीं शैलेन? कितनी बार समझाया था तुझे, लेकिन तूने क्या किया? अब रतन सब समझ गया था कि क्या हुआ था बड़ा बाबू के साथ। सर, याद है आपने मेरा कितना नुकसान किया था। आपकी वजह से मुझे पागलों की तरह भागना पड़ा था। अब वो सब बातें अभी क्यों कर रहा है? तू अब ठीक है, आत्मसमर्पण कर दे, बाकी मैं देख लूंगा। सरेंडर? अब कौन किससे करेगा ये तो बस देखना बाकी है। ये क्या, गाड़ी क्यों रोकती? हाँ, सर आपके साथ एक हिसाब किताब बाकी है। किस बात का हिसाब? अब बस आपका खेल खत्म करना है और कोई मकसद नहीं बचा मेरा। तू गलती कर रहा है रतन, इसका कोई माफी नहीं मिलेगा। अब माफी की जरूरत नहीं, बहुत सताया है आपने, अब बदला लेने की बारी है। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। हा, तुझे छोड़ दूं? भवलीला समाप्त। मुझसे भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई। दया करके मुझे क्षमा करो। इस गलती की माफी नहीं है शैलेन। शैलेन के हाथ से एक छुरी हवा में निकलती है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिया था। छुरी हवा में घूमते हुए उसके गले को चीर देती है। शैलेन वहीं गिर जाता है। भवलीला समाप्त। हाथों में लाठी लिए परेश और सुदर्शन बूढ़ा वहां पहुंचते हैं। जो उन्होंने देखा उससे वे हैरान रह जाते हैं। हवा में तैरता हुआ अनंत बाबू का शरीर पास के झाड़ियों की ओर इशारा करता है और फिर हवा में विलीन हो जाता है। शैलेन की वैन अपने आप चलने लगती है। कोई अदृश्य ताकत गाड़ी को वहां से ले जाती है। सुदर्शन बूढ़ा लाठी लेकर उस झाड़ी की ओर बढ़ता है। उसके पीछे पीछे रतन और परेश भी चल पड़े। झाड़ के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा उन झाड़ियों में पड़ा था रिटायर्ड ऑफिसर अनंत बाबू का बेजान शव।
तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।